यहाँ से अभी इसके बाद जो टॉपिक आता है एज पर सिलेबस, इसीलिए हम थोड़ा ये डिस्कस करें। क्लियरली सुनाई दे रहा है स्टूडेंट्स? हाँ सर। ओके, तो कोई बीच बीच में क्वेश्चन है तो पूछ लेना कि सर ये थोड़ा रिपीट करना है या तो ये फिर से बता दो, तो आप बता पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता, क्योंकि फेस एक्सप्रेशन क्लास में होते हैं तो मैं फेस एक्सप्रेशन से समझ आ जाता है थोड़ा बहुत कि बच्चे को समझ आया या स्टूडेंट्स को समझ आया या मेरे छोटे भाई बहनों को समझ आया नहीं आया, हम कह सकते हैं। लेकिन अभी आप हमारे फ्रंट फेस पे नहीं हो, तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो नहीं समझ आया हो तो आप पूछ सकते हो। अब देखो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर में सर्च कर रहा तो इसमें बढ़िया सा थोड़ा पिक्चर से दिया है। तो ये मेजरली आपको ये पता ही है, इस जो हमारे एज पर सिलेबस है उसके बाद फिर से एक टॉपिक ऐसे बता रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर के बारे में, जो हम आगे पढ़ चुके हैं, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। तो यहाँ पर एक पिक्चर बढ़िया से दिया है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस तरह से होल रहते हैं और उसको किस तरह से वहाँ पे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस इज स्पैरिकल और एलिप्सोइडल इन शेप। शेप के बारे में यहाँ पे बताया अकॉर्डिंग टू स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आप स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखोगे तो न्यूक्लियस का शेप जो है या तो स्पैरिकल कंसिडर करते हैं और एलिप्सोइडल, एलिप्स के फॉर्म में उनका शेप लेके उनकी सब कैलकुलेशन करते हैं। और यहाँ पर एक एग्जांपल बढ़िया सा दिया, इफ एन एटम वेयर द साइज ऑफ यहाँ पे एक लिखा है, इफ एन एटम वेयर द साइज ऑफ मेजर लीग बॉल स्टेडियम द न्यूक्लियस ऑफ रफली द साइज ऑफ द बेसबॉल। आपका एटम पूरा एक स्टेडियम के जैसा होगा, ओके, तो आपका न्यूक्लियस की साइज क्या होगी, बेसबॉल जो होता है उसकी साइज पे, जो मैंने पहले भी बताया था कि आप एक छोटा सा बॉल ले रहे हो तो वो साइज़ है 6 सेंटीमीटर या छोटी सी साइज़ है तो 2 किलोमीटर उतना बड़ा, मतलब 10⁻⁴ का डिफरेंस है न्यूक्लियस साइज एंड इलेक्ट्रॉन साइज। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि बीच में स्पेस कितना है, न्यूक्लियस इतना छोटा सा है और एटम की साइज 10⁻⁴ टाइम्स उससे ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उतना वहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि वो सिम्बोलिकली कैसे रिप्रेजेंट होता है, ये सब फर्स्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था। अभी जो मेजरली हमें देखना है, एक सैगरी चार्ट दिया है यहाँ पर। ये चार्ट में आप देखोगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लॉट ऑन वाई एक्सिस एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ पे आप देखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे जेड एक्सिस एक्स एक्सिस पे दिया है। तो यहाँ पे आपको देखो बैंड स्टेबिलिटी लिखा है ब्लू लाइन में। तो बैंड स्टेबिलिटी क्या बताता है कि ये स्टेबल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आपको न्यूक्लियस में मिलेंगे। जैसे कि आप 15 तक देखोगे तो इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे मिलेंगे। ओके, इफ यू सी फॉर दिस, यहाँ पर आप देखोगे इस रीजन तक, तो यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप न्यूक्लियस में फाइंड करोगे। जैसे जैसे प्रोटॉन नंबर बढ़ते जा रहे हैं, मतलब जो भी आप एलिमेंट का कैलकुलेट करोगे तो न्यूट्रॉन नंबर आप ज़्यादा पाओगे। देखिए एज द न्यूट्रॉन नंबर इंक्रीजेज, अब सपोज 90 हम ले यूरेनियम, तो यहाँ पे आप देखो न्यूट्रॉन नंबर कितना आएगा, 90 से ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा है। ये सैगरी चार्ट कहते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाइड्स इस रीजन में आप देखोगे, ये रीजन में न्यूक्लियाइड स्टेबल है, ब्लू रीजन। ओके, तो ये मैं एक और यहाँ पर उसके ज़्यादा डिटेल नहीं दी है इस पिक्चर में। इसके आसपास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नंबर जो ज़्यादा हो या ये न्यूक्लियाइड्स की लाइन पे नहीं आ रहे, ये स्टेबिलिटी लाइन पे, तो वहाँ पर स्पॉन्टेनियस फ्यूजन या तो डीके होने की चांसेस ज़्यादा है। स्पॉन्टेनियस फ्यूजन तो दूर की बात है, वो ज़्यादा मास नंबर है तब होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि जितना इस रीजन में ये ब्लू लाइन से अपर न्यूट्रॉन नंबर ज़्यादा है या तो कोई एलिमेंट यहाँ पर है, तो ट्राई आउट करने का स्टेबल होने के लिए तो डीके होगा। जब हम डीके की बात करेंगे वहाँ पर आपको समझ आएगा भाई डीके क्यों होता है, कब होगा, क्या उसका फिजिक्स है। लेकिन इसे सैगरी चार्ट कहते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो एलिमेंट ऑफ टेबल है हमारे पास, उससे यहाँ पर ये प्लॉट किया गया है और उसके बेस पे यहाँ पर थोड़ा ये प्रॉपर्टीज़ हमें ये डिस्कस करना था। एक नेक्स्ट हमें अभी डिस्कस करना है जो यहाँ पर जो फोर्सेस की बात है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के लिए हम बात कर लेते हैं।
तो लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलम फोर्स तो यहाँ पे लगेगा, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन रिपल्स वन अनदर, ये प्रोटॉन्स जो है उसके बीच में रिपल्सिव फोर्स तो लगेगा ही, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन डिस्टेंस प्रोटॉन्स। लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे क्या होगा, बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियंस। ये जो यहाँ ये फिगर दिया है, जैसे ये न्यूट्रॉन है, ओके, रेड, और ब्लू कलर यहाँ पे प्रोटॉन है, जो जैसे यहाँ पे हमने लिखा था जो फर्स्ट, न्यूट्रॉन इन रेड एंड ब्लू इन प्रोटॉन। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच तो रिपल्सिव फोर्स है, ओके, लेकिन आसपास जो न्यूट्रॉन है उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। ये अट्रैक्टिव फोर्स को कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और वो शॉर्ट रेंज फोर्स है, उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दे मेक ऑल न्यूक्लियंस इन द न्यूक्लियस अट्रैक्ट वन अनदर। ये देखो, ये बढ़िया सा नेचर में आप, ये कोई हमने तो जनरेट नहीं किया, लेकिन नेचुरल प्रॉपर्टीज है, प्रोटॉन प्रोटॉन है और रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ओके। अब ड्यू टू दिस नियर बाय न्यूट्रॉन, ओके, उनका इंटरेक्शन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का इंटरेक्शन है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का इंटरेक्शन में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके आसपास जो भी न्यूक्लियंस है तो उसका सेंटर में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, वो एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो ये बढ़िया सा कंसेप्ट है कि भाई कैसे वो न्यूक्लियस के अंदर एक साथ मिलजुल के रह रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर तो क्या रहता है कि भाई हम देखते हैं कि भाई एक दो इलेक्ट्रॉन को भी साथ में रखना और रिपल्सिव फोर्स होगा, दो प्रोटॉन को साथ में रखना, फ्यूजन कराना, वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये नेचर में दिया है कि जो जो भी न्यूक्लियस आप देखोगे, जो भी एलिमेंट ले लो, हमारे बॉडी भी हमारा पूरा एलिमेंट से बना है, या तो आप वुड ले लो, स्टील ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, एटम्स है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर का कंसेप्ट ये है, ओके। तो ये यहाँ पर एक यहाँ पे दिया था न्यूक्लियर साइज के लिए हमने बात कर दी। अभी ना वी गो फॉर एक कंसेप्ट, यहाँ पे एक फोटो भी बढ़िया दिया है, ये स्लाइड हम देखेंगे, गो फॉर दिस स्लाइड, ये थोड़ा यहाँ देखना, दिस स्लाइड, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम मैटर दिया है। क्रिस्टल के बारे में हमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में बात किया था, 10⁻⁹ मीटर। आइटम आ जाता है 10⁻10 मीटर। न्यूक्लियस 10⁻14 मीटर। इसे एमस्ट्रॉन्ग नहीं कहते, ये थोड़ा गलत लिखा होगा, डोंट कॉन्सेंट्रेट हियर। ये आप देखिए 10⁻14 मीटर। न्यूक्लियॉन्स जो है अंदर अंदर जो इंटरेक्शन हो रहे हैं, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, ओके, तो 10⁻15 मीटर। और क्वार्क थियरी, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की हम बात करेंगे, वो लेस देन 10⁻18 मीटर। तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स यहाँ से हम स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। ये एटॉमिक फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, क्रिस्टल फिजिक्स सॉलिड स्टेट में आप पढ़ चुके हैं, और मैटर के बारे में तो आप बेस लेवल पे पढ़ चुके होंगे यहाँ पर। तो ये कंसेप्ट है, और यहाँ पर उनका हिस्ट्री और दिया, वो सब नहीं डिस्कस करना है, बस ये आपको एक पिक्चर बताना था। अब आज हमें न्यूट्रॉन का डिस्कवरी है, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करना है कि भाई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैसे। एनीवन हैज आइडिया समथिंग, कुछ पता है इनके बारे में? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक ने हाँ बोलिए बोलिए। जेम्स जेम्स चैडविक ने उसकी शोध की थी, डिस्कवर हाँ किया था सही, उसको। गुड गुड। कुछ साल और पता है नियरली विच ईयर? 1930 के बाद है, 32, ओके। चैडविक डिस्कवर द न्यूट्रॉन, और उनकी एग्जैक्ट ईयर है 1932, ओके। ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, इंग्लैंड में उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। लेकिन उसकी थोड़ी हिस्ट्री बात कर लेते हैं, ओके। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में वी गो फॉर नाउ डिस्कशन ऑन हिस्ट्री पार्ट। हिस्ट्री में हम देखते हैं कि भाई 1920 में जब हाइपोथेसिस दिया था, हेकिंस एज वेल एज रुदरफोर्ड, तीन चार साइंटिस्ट ने, बहुत सारे, क्योंकि नाम हम सब पूरा हिस्ट्री पढ़े तो हमें और इससे आइडिया मिले। इफ यू सी फॉर द हिस्ट्री, हम उसकी देखी कि भाई न्यूट्रॉन डिस्कवरी में किन किन बंदों ने रोल प्ले किया था। तो हम देखते हैं कि भाई एक हाइपोथेसिस दिया था, फर्स्ट न्यूट्रॉन की हाइपोथेसिस मिली थी 1920 में। और ये दिया था फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो साइंटिस्ट थे W.D. हेकिंस,
ओके, उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था। फिर ओरमे मैसोन इन ऑस्ट्रेलिया, ये हेकिंस थे, यूएस के थे, यूएस में इसके बारे में डिस्कशन हुआ था उस टाइम। फिर एक थे बंदे मैसोन, वो थे ऑस्ट्रेलिया के। उन्होंने भी एक हाइपोथेसिस में न्यूट्रॉन का जिक्र किया है। रुदरफोर्ड, हमारे जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के जो हम कहते हैं, रुदरफोर्ड से ये स्टार्टअप हुआ है, वो इंग्लैंड के वैसे तो 1920 में ये न्यूट्रॉन की बात तो आई थी, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल कुछ नहीं था, वो हाइपोथेसिस आई थी, थियोरेटिकली। हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस थियोरेटिकली उन्होंने ऐसा गेस किया था कि वहाँ पर प्रोटॉन के साथ ऐसा कोई एलिमेंट है, नाम नहीं दिया था न्यूट्रॉन, लेकिन ऐसा न्यूट्रल कोई एलिमेंट है जिससे वहाँ पर वो स्टेबल ले रहे साथ में, और उनकी पूरी हाइपोथेसिस ये सब वहाँ पर डिस्कशन हुआ था। अब 1930 में एक प्रैक्टिकल किया गया था, अब 10 साल बाद उसके, जैसे कि 1909 और 1908 के बाद हम देखते हैं प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ था। रेडियो एक्टिविटी तो उससे पहले ही आ चुका है। ओके, तो अभी हम आगे देखें कि भाई 1920 के बाद, अब जब हम 1930 की वहाँ आते हैं, तो 1930 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, और वो जो साइंटिस्ट थे, बोथे एंड बेकर, बोथे एंड बेकर परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ही बॉम्बार्डेड सम अल्फा पार्टिकल ऑन लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन मटेरियल। ओके, आप कोई भी छोटे जो एलिमेंट्स है, छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हम कहते हैं, छोटे एलिमेंट्स मतलब एटॉमिक नंबर कम है, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, आप कोई भी ले लीजिए। उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था, ये मटेरियल ले लेते हैं, लिथियम ले लेते हैं, ओके, ये हम ले लेते हैं, बोरॉन ले लेते हैं, चलो ओके, वी टेक द बोरॉन मटेरियल। और उन्होंने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स इस पे बॉम्बार्ड किए थे, अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड कर रहे थे, उसके वो रिजल्ट चेक कर रहे थे। और यहाँ पे उन्होंने क्या रख दिया था, डिटेक्टर, कि भाई यहाँ से क्या उन्हें मिल रहा है। तो ये परफॉर्मेंस 1930 में किया था, और उन्होंने देखा था कि भाई ये अल्फा पार्टिकल्स जो आ रहे थे, वो पोलोनियम मटेरियल लिया था, पोलोनियम रेडियो एक्टिव सोर्स, वहाँ से अल्फा पार्टिकल्स ये मर्ज हो रहे थे, जो जनरेट अल्फा पार्टिकल्स जो रेडिएशन आ रही है वो बम्बार्ड किया। अब डिटेक्टर में उन्होंने देखा कि ये जो रेडिएशंस आ रही है, ओके, मेजरली वी हैव टू डिस्कस दिस पार्ट, ये जो रेडिएशंस है, दिस रेडिएशन, ये रेडिएशन कौन सी है, एक रेडिएशन उन्हें मिल रहा था, ओके, रेडिएशंस ये फाउंड आफ्टर दिस। और उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड कर दिया, ये छोटे जो एलिमेंट्स है बोरॉन और उसके आसपास, यहाँ पे आप देखोगे उन पे बॉम्बार्ड किया, और यहाँ पे एक रेडिएशंस मिल रही थी। और वो रेडिएशंस का उनको उन्होंने क्या देखा कि भाई ये नॉन आयोनाइजिंग और पेनेट्रेटिंग रेडिएशन है। रेडिएशन कैसी मिल रही थी, दिस रेडिएशंस आर, ये रेडिएशन जो मिल रही है वो नॉन आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग एज वेल एज पेनेट्रेटिंग, वो पेनेट्रेट भी कर रहा है, पेनेट्रेट मटेरियल से पास हो रहा है, पेनेट्रेटिंग रेडिएशन। ऐसे कौन सी रेडिएशन है जो नॉन आयोनाइजिंग और पेनेट्रेटिंग रेडिएशन है? स्टूडेंट्स, एनी आइडिया? नॉन आयोनाइजिंग एंड पेनेट्रेटिंग रेडिएशन, जो पेनेट्रेट कर जाए, मटेरियल से पास हो जाए, और वो नॉन आयोनाइज्ड है। एक्सरे। हाँ, एक्सरे कह सकते हो, मोस्टली वी से द गामा रेज, एक्सरे। एक्सरे को हम पेनेट्रेटिंग में नहीं कह सकते, लेकिन नॉन आयोनाइजिंग सही है। गामा रेज क्या करता है, ज़्यादातर वो पेनेट्रेट भी इजीली कर लेता है, क्योंकि उनकी हाई फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर अभी लोगों के बीच ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए 1930 के बाद, कि भाई ये रेडिएशंस है तो कौन सी है। तो ये रेडिएशंस की जो उनके देखे उन्होंने फिर हमें कि ये रेडिएशंस तो उसका पिक्चर देख रहे हैं,
दैट विल बी नॉन आयोनाइजिंग एज वेल एज पेनेट्रेटिंग रेडिएशन से। तो गैस कर दिया कि वो गामा रेज होंगे। क्या उन्होंने गैस किया? दैट विल बी दी गामा रेज। ये यहाँ पर ऐसा उन्होंने एक्सप्रेशन कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से गामा रेज जनरेट हो रहा है। लेकिन 1932 में, ये 1930 में बोथेन बेकर ने ये परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट। अब 1932 में जो दो साइंटिस्ट थे, दैट इज एफ जॉलियट और उनकी वाइफ थे क्यूरी जॉलियट। ओके, एफ जॉलियट एंड इज वाइफ, उनके क्यूरी जॉलियट। उन्होंने एक परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट। यही एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि जब हम ये सेम एक्सपेरिमेंट, ओके, उन्होंने क्या कर दिया कि ये जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर पोलोनियम सोर्स सेम ले लिया उन्होंने। ओके, वी टेक द पोलोनियम सोर्स, वहाँ से अल्फा पार्टिकल्स एमिट जो हो रहे हैं वो बोरोन मटेरियल से पास कर रहे, बोरोन। ओके, यहाँ पे उन्हें रेडिएशंस मिल रही है। ओके, दिस आयोनाइज नॉन आयोनाइजिंग और पेनेट्रेटिंग रेडिएशन। ओके, पेनेट्रेटिंग रेडिएशन। तो क्वेश्चन क्या हुआ कि ये नॉन आयोनाइजिंग और पेनेट्रेटिंग रेडिएशंस है, तो वो तो पास हो जानी चाहिए मटेरियल से। तो ये रेडिएशंस उन्होंने पास किया सम पैराफिन वैक्स, जो हाइड्रोजन मटेरियल से बना हो, वैक्स जो हमारा आता है ना, वैक्स जो हम मोमबत्ती में यूज़ करते हैं, वो पैराफिन वैक्स यहाँ पे रख दिया उन्होंने। ओके, तो देखा कि ये पेनेट्रेट होना चाहिए ना, इससे पास हो जाना चाहिए। लेकिन जब ये यहाँ से पेनेट्रेटिंग रेडिएशन से इस पे कोलिजन हो रहा है, यहाँ पे आ रहे हैं सब रेडिएशन, ये पैराफिन वैक्स पे वो कोलिजन कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा, यहाँ पर उन्होंने डिटेक्टर रख दिया था कि अब क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है कि नहीं। उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने देखा यहाँ पर डिटेक्टर से कि पार्टिकल्स आ रहे हैं, और पार्टिकल्स जो एमिट हो रहे हैं, पार्टिकल्स जो एमिट हो रहे हैं वो कौन से पार्टिकल्स है? प्रोटॉन। क्या मिल रहा था उन्होंने? प्रोटॉन मिल रहा था डिटेक्टेड। अब यहाँ पे ये जो 1930 में जो ये बैथन बोकर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कि वो गामा रेस है, अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका कि भाई ये प्रोटॉन आ रहे तो पेनेट्रेटिंग रेडिएशन है, गामा रेज हम इन्हें मान ले, ये जो पेनेट्रेटिंग रेडिएशन है तो उसको गामा रे सब मान रहे थे। लेकिन ये यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है कि भाई ये गामा रेज को, प्रोटॉन को थोड़ी, उससे प्रोटॉन का मास तो कितना है, 1 AMU। अब गामा रेज तो वेरी वेरी लाइटर एनर्जी, वो मासलेस है। तो जब ये उस पर बॉम्बार्ड करेगा पैराफिन वैक्स पे, मतलब ये गामा रेज है, ये रेडिएशन, तो गामा रेज जब बॉम्बार्ड करें हम पैराफिन वैक्स पे, तो क्या प्रोटॉन इजेक्ट हो सकता है? सर, हाँ बोलो बोलो। आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई नहीं दे रही? अब दिख रहा है? नहीं सर, लेफ्ट हो गए स्क्रीन नहीं वाला पर। सर, ऐसा है? यहाँ पे तो नेट आ ही रहा है। 1 मिनट। ओके ओके ओके। 2 मिनट स्टूडेंट्स। दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पर वो देखिए कि 1932 में एफ जोलियट एंड क्यूरी जोलियट ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म जो किया था, बेथर एंड बोकर ने वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लेकिन उन्होंने एडिशनल क्या रख दिया, ये पैराफिन वैक्स मटेरियल रख दिया जो हाइड्रोजन मटेरियल से बना हो। और हाइड्रोजन मटेरियल में ज़्यादातर प्रोटॉन, सिंगल प्रोटॉन आपको मिल जाएंगे।
तो ये उससे बना रहता है। अब यहाँ पे देखा कि जब पेनेट्रेटिंग रेडिएशन इस पे कोलिजन कर रहे हैं, ये रेडिएशन जैसे आ रही है, तो यहाँ पे प्रोटॉन पार्टिकल डिटेक्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन हुआ कि गामा रेज का तो मासलेस है, उसका मास आप देखोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो। अब प्रोटॉन है, उसके मास तो ही। तो क्वेश्चन लोगों को हुआ कि भाई ये ज़ीरो मासेस पार्टिकल है क्या? अब जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स से देखा जाए तो ये थियरी गलत हो रही है कि वो गामा रेज तो नहीं है, क्योंकि आप जैसे कि एक छोटे थे तो क्लासिकल मैकेनिक्स आप हर जगह पे पढ़ते थे। जैसे आप छोटी और लखोटी से खेलते थे उन्हें मार्बल्स से, ओके। अब मार्बल से क्या करते हो कि सेम मार्बल साइज हो तो वो उसे हीट करे तो वो थोड़ा कुछ वो आगे फ्लो हो सके। सपोज ये मार्बल आपने लिया, ओके, 1 नंबर का मार्बल, और ये 2nd नंबर का मार्बल है। अब जब आप उसे हीट कराओगे तो जब जाके ये कुछ मूव करेगा, मूवमेंट इसकी होगी, ओके। देन यू फाउंड सम मूवमेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन हुआ, क्लासिकली ये फेल हो रहा था कि भाई गामा रेज तो मासलेस है, गामा रेज आर मासलेस, ओके, ये मासलेस है। तो भाई मासलेस पार्टिकल है, वो मासलेस पार्टिकल गामा रेज हम ये प्रोटॉन पे कोलाइड करें तो प्रोटॉन का कुछ मूवमेंट होना नहीं चाहिए। नो मूवमेंट यू कैन फाउंड, क्लासिकली नो मूवमेंट, ओके। क्लासिकली राइट, क्लासिकली motion cannot be take place, classically motion cannot be take place। ये यहाँ पर कंसेप्ट है, ये समझना है कि क्लासिकली यहाँ पर गामा रे जब आप कॉलिजन कराओगे तो क्लासिकली मोशन कैन नॉट बी टेक प्लेस। तो यहाँ पर ये पीपल को ये क्वेश्चन हुआ कि भाई ये प्रैक्टिकल में जो गामा रेज उन्होंने बताया था वो गलत है, तो अब ये है तो कौन सी रेडिएशन है? अब क्लासिकली यहाँ से हमें पता चलता है कि सेम मास पार्टिकल हो और उसकी कुछ स्पीड से यहाँ पर वो उसे कोलाइड करे तो उसकी मोमेंट हम फाइंड करेंगे क्लासिकली। आप छोटे हैं तो अब मार्बल खेलते हैं, तब दूर से कोई मार्बल एक दूसरे मार्बल पे फेंकते हो तो वो थोड़ा मूव करेगा। लेकिन अब छोटा सा एक स्मॉल बॉल ले लेते हो या स्मॉल एक कागज़ का टुकड़ा लेते हो और वो मार्बल पे हिट कर रहे हो, एकदम सिंपल लाइट वेट, वेरी वेरी लाइटर वेट, उससे भी तो मूवमेंट नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन हुआ कि भाई ये जो मास होगा, जो ये पेनेट्रेटिंग रेडिएशन है जो बताया था, उसका मास तो प्रोटॉन से सिमिलर होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा मास का कंसेप्ट पे उन्होंने डिस्कस किया था कि भाई ये मासेस जो होगा, पेनेट्रेटिंग रेडिएशन है, पेनेट्रेटिंग रेडिएशन जो है उसका मास जो है वो सेम होना चाहिए, नियर टू प्रोटॉन मास, नियर टू प्रोटॉन प्रोटॉन masses, okay, near to proton mass। तो यहाँ से ये कंसेप्ट मिला कि भाई उसका मासेस तो है, ये गामा रेज नहीं है। तो ये यहाँ पर उतना कंसेप्ट यहाँ पे आता। फिर चैडविक ने यही पजल जो था, ओके, वो उन्होंने वहाँ पर बताया कि भाई उसका मास कितना होगा, ओके। उन्होंने प्रूव करके दिया कि रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ मास समथिंग नियर टू द प्रोटॉन, उसका चार्ज 0 है। और वहाँ पर वो कैलकुलेशंस हमें देखना है नेक्स्ट कि भाई एनर्जी जो है वो गामा रेज की एनर्जी क्या आ रही है, ये सब यहाँ पे कैलकुलेशंस हमें नेक्स्ट क्लास में देखना है कि भाई ये जो एनर्जी होगी, ये एनर्जी कितनी है, उसका मास कितना है। तो गामा रेज की जो एनर्जी होती है वो तो वेरी वेरी हायर होती है, और जो ये एनर्जी कैलकुलेट करने में आई तो वेरी लेसर एनर्जी। एनर्जी के बेस पे भी ये डिस्प्रूव हुआ कि मासेस, या क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो डिस्प्रूव हो रहा है कि गामा रेज नहीं है। सेकेंड एक डिस्प्रूवमेंट हो रहा है एनर्जी के बेस पे। तो एनर्जी के लिए हम थोड़ा भी ऐसा हो तो डिस्कस कर लेते हैं, देन वी गो फॉर मेन मेजर कैलकुलेशन। एनर्जी के लिए जो बताने में आया था, इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी, आप कोई भी एनर्जी कैलकुलेशन करोगी गामा रेज के आसपास, ओके, कि फोटॉन्स की एनर्जी होती है 50 MeV से ज़्यादा, और मैक्सिमम फोटॉन्स
फोटॉन्स हम कहते हैं, गामा फोटॉन्स। तो फोटॉन्स का एनर्जी वहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो 52 MeV से ज़्यादा होगा। ओके, मोर देन दिस। ओके, मोर देन 52 MeV और 50 MeV से ज़्यादा, हम ऐसा कह सकते हैं। अब वहाँ पर जो मिल रहा था, जो एनर्जी आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो वहाँ पे जो एनर्जी जो मिल रहा था दैट विल बी नियरली 15 MeV के आसपास मिल रहा था। द एनर्जी ऑफ दिस रेडिएशन, दैट इज ही फाउंड द 15 MeV रेडिएशंस। उतना रेडिएशन मिल रहा था। रेडिएशन एनर्जी की रेडिएशंस में भी वो डिफरेंस आ रहा था, उसकी भी एक कैलकुलेशन है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि भाई जो एनर्जी चाहिए, मच शॉर्टर एनर्जी। ओके, प्रोटॉन स्कैटरिंग क्यों हो रहा है, तो ये वेरी शॉर्टर एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो गामा कि रेडिएशंस में कंसेप्ट पे ये नहीं आ रहा था, एनर्जी भी डिस्प्रूव हो रही थी। तो वो हमें नेक्स्ट क्लास हमें इसकी कैलकुलेशंस कैलकुलेट करना है कि भाई एनर्जी कितना चाहिए, कितनी होनी चाहिए, और एक्सपेरिमेंटल क्या मिल रहा था रिजल्ट, तो वो हम कंपेयर करेंगे और मासेस के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे इसके बारे में। ओके, तो नेक्स्ट क्लास वी गो फॉर दिस। आज हमने ये उनके थोड़े कंसेप्ट देख लिए, रिविजन भी कर लिया और प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ा डिस्कस कर लिए। प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ना, नई नई प्रॉपर्टीज़, इसमें जो भी आपको कुछ कंसेप्ट मिले तो लिखना अपनी नोट्स में, और कोई डाउट्स हो तो भी नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो। ओके, नाउ ओपन फॉर योर साइड, आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। आपको कुछ ये डिस्कशन में क्वेश्चन हुआ हो, नहीं समझ आओ तो भी आई विल रिपीट वंस अगेन, फिर उसकी हम कल कैलकुलेशन देख लेंगे। ऐसा हो तो कल मैं एक लेक्चर ले लूँगा, थर्ड लेक्चर, क्योंकि मंडे को मैं लेक्चर नहीं ले पाया था, एग्ज़ाम ड्यूटी था, और लास्ट टू लास्ट मंडे भी नहीं ले पाया था, तब भी एग्ज़ाम में काम था। तो पॉसिबल हो तो मैं कल एक लेक्चर ले सकता हूँ। सैटरडे का पता नहीं है, कोई ड्यूटी हो तो, लेकिन कल आई विल टेक दिस डिस्कशन। प्रोटॉन जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है वो कंसेप्ट हम देखेंगे। अब यही यहाँ पर उसका लास्ट जो है, कल हम जो डिस्कस करेंगे उसके बारे में, कि हमें प्रूव करना है कि ये पेनेट्रेटिंग रेडिएशन से वो जो गामा रेज नहीं है, वो न्यूट्रॉन है। और उन न्यूट्रॉन का मास हमें प्रूव करना होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी वो भी हमें कैलकुलेट देखना होगा। ये हमारा कंसेप्ट है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। एक भी क्वेश्चन नहीं है? हाँ निर्मल, आपको कोई क्वेश्चन है? क्या नाम है? नगीन, राठौड़ नगीन। ओके, नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स? कृपा बहन, लाखानी कृपा, हाँ सर। एनी क्वेश्चन? ओके, नो सर, सही है, समझ आ रहा है। पटेल कृपा बहन, बाकी स्टूडेंट्स? हिना बहन, एनी क्वेश्चन? नो सर। नहीं, समझ आया? यस सर। ओके, तो कल हम उसके थोड़ा इनके बाद जो कैलकुलेशन पार्ट है इनका, वो हम देख लेंगे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, और अभी पढ़ाई कर रहे हो सब लोग? ओके, नगीन यस बोल रहे हैं। नगीन, आप लेट ज्वाइन हुए थे? देखो, पढ़ाई करना ये इंटरेस्टिंग है, और जो भी आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंसंट्रेट भी रखना। ऐसे सिंपल अटेंडेंस के लिए मत अटेंड करना, इंटरेस्ट के साथ कुछ नया नया पढ़ना। नया कोई पॉइंट्स मिले तो बताना कि सर हमें ये मिले, और इसके बेस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना। कई कई बार कई कई एग्जाम्स में छोटे छोटे इससे क्वेश्चन आ जाता है,
कैलकुलेशन पार्ट, कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ जाता है। तो आपका बेसिक्स अच्छा होगा तो आपको और आगे मज़ा आएगा कि भाई न्यूक्लियर फिजिक्स का कंसेप्ट आपको डिटेल में समझ आएगा कि किस तरह से आगे बढ़ा है। 1900 से शुरू हुआ है, ये 100 साल की जर्नी है उनकी, 100 साल से ज़्यादा हो गए। तो हमें वो देखना है। अभी आपके कोई क्वेश्चन हो, लग नहीं रहे क्योंकि सब बोल रहे हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ आ रहा है, अच्छी बात है। बाकी सभी स्टूडेंट्स को बोलना लेक्चर अटेंड करें रेगुलरली, ये आपके अटेंडेंस भी काउंट हो गए। और सेकंड थिंग, अभी प्रिंसिपल सर और मीटिंग था तो उनके बेस पे मार्क्स भी आपके चेंज हो गए इंटरनल में, कि जो हम मेजर पार्ट एग्जाम पे दे रहे थे वो अटेंडेंस पे जा सकता है थोड़ा, प्लस अदर्स जो हम एग्जाम्स लेंगे उन पे भी तो कुछ थोड़ा चेंजेस आएगा इस टाइम, ऐसा लग रहा है। तो प्लीज़ माई रिक्वेस्ट है, एज ए मेंटर का हो, एज ए योर टीचर और एज ए योर ब्रदर, आप अटेंड करिए रेगुलरली। और कोई भी डाउट्स हो तो फ्रीली आप पूछ लीजिए, क्योंकि आप क्लास सेशन में नहीं है, हम लैब सेशन में मिल नहीं रहे। तो कभी भी आपको कोई डाउट्स हो तो ईमेल, मैसेज या तो लाइव क्लास में आप पूछ सकते हो। ओके, तो अभी हम आज के अटेंडेंस ले लेते हैं। तो एनी क्वेश्चंस हो तब तक तो आप पूछ सकते हो। ऑब्जेक्टिव हो तो ग्रुप में सेंड करिए। ओके, ऑब्जेक्टिव के लिए नगिन पूछ रहे, इस टाइम आपको ही प्रिपेयर करना है, इस टाइम ये ज़्यादा होप मत रखना। अब आगे कैसा एग्ज़ाम होगा हमें कुछ नहीं पता, बट यू हैज़ टू मेक योर नोट्स, असाइनमेंट्स तो हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको अपनी नोट्स बनाना है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं जो जो एग्ज़ाम है। ओके, अभी अटेंडेंस हम ले लेते हैं, 2 मिनट। कोई अभी मीटिंग लेफ्ट मत करना, अटेंडेंस बाकी है आपका, आप नहीं होंगे तो फिर रह जाएगा आपका। आकाश, यस सर। अमित, अर्पण, अर्पण, भवदीप भाई, बाकी अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट करना, जिसकी प्रेजेंट है वो अनम्यूट करना। भूमि बेन, यस सर। यस सर। चिराग, दर्शन, दिशांत, यस सर। ओके। ये टोटल अभी यहाँ पे आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये टोटल में कहीं पड़ जाएगा। ओके, दिशांत, दिव्या बेन, यस सर। दिव्येश, प्रेजेंट सर। हिना बेन, यस सर। जानकी बेन, जानू बेन, जय कुमार, जीनल, काजल बेन, यस सर। कृपा बेन, यस सर। ओके, पटेल कृपा बेन, यस सर। ओके। आप रेगुलर अटेंड करिए, आगे आपके लेक्चर्स नहीं है, 0 बोल रहे। महेश, ओके सर। परमार महेश, मयंक, मयूर, पटेल मयूर कुमार, मित्तल, वसानी मित्तल, मिथिल, नगिन, निहाल, निकुंज, निकुंज प्रेजेंट, ओके। यस सर। पार्थ, Yes, sir. पार्थ, Yes, sir. पूजन, यस सर। पूजन प्रेजेंट, ओके। पूजन कोई क्वेश्चन नहीं है ना? नो सर। ओके, कभी हो तो पूछना भाई। श्योर सर। राधे, राहुल, राजन, यस सर। राकेश, यस सर। रवि, ऋषिराज, ऋत्विक, सचिन, यस सर। शैलेश, यस सर। शैलेश कोई क्वेश्चन?
नहीं सर नहीं। ओके, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना सर? ओके, शुभम, यस सर। सुकन, भाई आपके फ्रेंड्स को बोलिए, ऋषिराज, ऋत्विक, शुकन, राधे, राहुल, ये सब के 0-0 है अटेंडेंस, फिर लॉस होगा उन्हें। स्मिथ, यस सर। पढ़ाई में तो लॉस ही है अभी, मार्क्स में भी लॉस आएंगे उन्हें, फिर आगे उन्हें समझ नहीं आएगा। ये सबको बोलिए आप। तरुण, उत्कर्ष, विरल, यस सर। ओके, उत्कर्ष प्रेजेंट ना? यस सर। ओके, विशाल, यस सर। यस, झील, यस सर। जिनल बेन, यस सर। बंसी बेन, इनको बोलिए भाई आप। हरेश, राकेश, हरेश को बोलिए, उन्हें क्या हुआ भाई? हरेश की तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ही है। उन्हें बोलिए घर पे बैठ के ही अटेंड करना है, कहाँ बाहर निकलना है। निशाबा, इन्हें भी बताइए। ओके, थैंक यू। आप लेफ्ट कर सकते हो अभी।